हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। कल मैंने आप लोगों के साथ इन्फ्लेशन पार्ट वन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिस्कस किया था। उसके साथ स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन भी मैंने आप लोगों को उस क्लास के अंदर बताया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर भी लिंक एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति उसको भी ज्वाइन करिए, सो दैट आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं और इस टॉपिक की पीडीएफ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी आपके लिए, तो आप वहां जाकर इस पीडीएफ का एक्सेस भी ले सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। नेट के एग्जाम में ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आता है और इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो नंबर वन क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें एंटीसिपेटेड और अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन से, एंटीसिपेटेड एंड अनएंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन से। और एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन में जो हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, नंबर वन इज द मेन्यू कॉस्ट एंड नंबर टू इज द शू लेदर कॉस्ट। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो यहां से जब हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं तो हम मेजरली इसके बेसिस पे इफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो यहां से बेस्ड ऑन द इफेक्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, तो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को देखने के लिए हमें ये टॉपिक इन डिटेल पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, इन्फ्लेशन तो हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जब भी इन्फ्लेशन के बारे में बात की जाती है इसका मतलब क्या है, हम सबको पता है। इन्फ्लेशन स्टैंड फॉर द जनरल प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज तो हुआ, लेकिन ये जो प्राइस राइज है ये दो तरीके का होता है। नंबर वन इज द एंटीसिपेटेड एंड नंबर टू इज द अनएंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड एंड नंबर टू इज द अनएंटीसिपेटेड। अब जो एंटीसिपेटेड है वो क्या है? इट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड। एंटीसिपेटेड का मतलब क्या है? जब आप बोल रहे हो एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन, इसका मतलब दिस इज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में। लेट्स से हम लोगों ने बोला कि इकोनॉमी के अंदर 5% इन्फ्लेशन है इस समय। अगर इकोनॉमी के अंदर हम बात करें, हमें क्या दिख रहा है? 5% का प्राइस राइज दिख रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज प्रीवियस पीरियड्स में 5% इन्फ्लेशन था। बेस्ड ऑन दैट डेटा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर साल में भी क्या रहने वाला है? 5% का इन्फ्लेशन। तो ये क्या हो गया? ये एंटिसिपेटेड हो गया, जो हम लोगों ने क्या किया? एक्सपेक्ट किया। लेकिन इसी के कॉन्ट्रेरी एक होता है अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के अंदर होगा। अब जब भी हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं तो एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन जो है इट इज नॉट अ मेजर कंसर्न। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इन्फ्लेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता इकोनॉमी में। क्यों नहीं होता? बिकॉज अगर मैं एक वर्कर हूँ, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि प्राइस जो है, प्राइस लेवल, वहां पे प्राइस राइज जो है वो 5% है। ठीक है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो 5% है इकोनॉमी के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वेजेस है, ठीक है, मेरी जो वेजेस है उसमें जो मेरी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर कौन सी वेजेस दिखाता है? इट इज द रियल वेजेस। तो W/P, दैट इज द रियल वेज रेट, या जिसको मैं क्या बोलती हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज द परचेजिंग पावर। मैं चाहती हूँ कि मेरी परचेजिंग पावर कम ना हो, तो मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूंगी कि भाई मेरी वेजेस को भी बढ़ाइए 5% से। तो यहाँ पे बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किया कि प्राइस 5% है, तो ट्रेड यूनियन फोर्स करेगी किसको? एम्प्लॉयर को, कि भाई मेरे जो हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी भी आप वेजेस को बढ़ाइए 5%, सो दैट जो रियल वेजेस है वो क्या रहती है? वो समहाउ कांस्टेंट रहती है। तो रियल वेज पे यहाँ पे कोई ज्यादा हमें फर्क देखने को नहीं मिलता, बिकॉज आपकी रियल वेज या परचेजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं उस पे हमें ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता।
तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन जो है इट इज नॉट अ मेजर कंसर्न। अब यहाँ पे भी ऑल्दो यहाँ पे भी हमारे पास दो कॉस्ट होती हैं जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी। नंबर वन इज द शू लेदर कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, एंड नंबर टू इज द मेन्यू कॉस्ट। नंबर टू क्या है हमारे पास, मेन्यू कॉस्ट। इसके बारे में मैं अभी लिखवाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में बात करें। तो अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन पे मैंने क्या बोला कि जो रियल कंसर्न है इकोनॉमी के अंदर, रियल कंसर्न क्या है, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। इट इज अ रियल कंसर्न बिकॉज हमें नहीं पता कि कितना इन्फ्लेशन होने वाला है। ठीक है, आपको नहीं पता ना, आप अनएक्सपेक्टेड है ये। अगर आपको पता होता तो वो एंटीसिपेटेड होते। तो हम लोगों ने क्या बोला, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन क्या है, इट इज अ रियल कंसर्न बिकॉज जो इफेक्ट्स है दे आर अनएवॉइडेबल। इनके इफेक्ट्स क्या है, अनएवॉइडेबल। ठीक है, बिकॉज अगर एंटिसिपेटेड था तो हमने वेजेस को भी एडजस्ट कर लिया, तो हम पे हमारी परचेजिंग पावर पे कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन एज फार एज अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन इज कंसर्न, यहाँ पे उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उसके इम्पैक्ट अनएवॉइडेबल होते हैं। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं पहले एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन से, देन हम लोग अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन में आएंगे जहां से हमारा मेजर टॉपिक स्टार्ट होगा। और साथ ही जब आप पीवाई क्यूज देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ट्रू लेदर कॉस्ट और मेन्यू कॉस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना। और साथ ही जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं कुछ टर्म्स आप लोगों को वहां पे डिफाइन करवाऊंगी, जैसे फिशर इफेक्ट हो गया, वो भी आप लोग नोट कर लेना। अब शू लेदर इफेक्ट, शू लेदर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन नहीं था, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, तो हमारे पास जितनी भी करेंसी थी जो हम लोगों ने फॉर ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पस रखी हुई थी, वो हमारे कबर्ड्स के अंदर पड़ी हुई थी घर के अंदर। तो करेंसी थी हम सबके पास। लेकिन जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन आते ही क्या होगा, इस करेंसी का वैल्यू जो है वो क्या करेगी, वो फॉल करेगी। तो वैल्यू ऑफ दिस करेंसी क्या करेगी, फॉल करेगी। बिकॉज आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉल करती है, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो फॉल करती है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल करेगी तो अब हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कम पैसा हाथों में रखना चाहिए, कम पैसा घर के अंदर रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस मनी रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। घरों के अंदर तो कम पैसा रखेंगे। जब कम पैसा रखेंगे इसका मतलब जो हमारा बाकी पैसा है, अगर हमें डे टू डे पर्पस के लिए पैसा चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें एटीएम में जाना पड़ेगा या बैंक्स में जाना पड़ेगा विड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी बार हम जाएंगे उतनी बार क्या होंगे, हमारे जूते घिसेंगे। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात की गई है, वेयरिंग आउट देयर शूज, की मल्टीपल ट्रिप्स बैंक में या एटीएम में की वजह से क्या होगा, वेयरिंग आउट होंगे आपके शूज के। तो इसी के लिए यहाँ पे मेटाफोरिकली टर्म यूज की, जो क्या बता रही है, इट रिप्रेजेंट्स द शू लेदर कॉस्ट। बेसिकली ये जो वियरिंग आउट देयर शूज है ये हमें बता रहा है शू लेदर कॉस्ट। लेकिन अगर हम इसका एक्चुअल मतलब देखने की कोशिश करें, शू लेदर कॉस्ट क्या है, जब आप बैंक में जा रहे हो, आपका टाइम लग रहा है, आपके एफर्ट लग रहे हैं, और आपका फिजिकल ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है, फिजिकल ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है, दिस इज बेसिकली दिस होलसम अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज नोन एज शू लेदर कॉस्ट। Please note down the definition. Shoe leather cost refers to the increased cost and inconvenience of reducing cash holding, मैंने आपको बताया था less money, cash holding during times of high inflation, full stop. When inflation is high, when inflation is high, cash loses its value quickly, comma, prompting individuals and businesses to keep less cash on hand, full stop. This results in more frequent trips to the bank oblique ATM to withdraw or deposit money, comma, metaphorically wearing out their shoes, full stop. The term represents the time, efforts and physical transaction cost incurred when managing money more actively to mitigate the effects of inflation.
क्लियर? तो मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार चेक कर लीजिए डेफिनेशन। शू लेदर कॉस्ट रेफर्स टू द इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस of reducing cash holdings during times of high inflation, full stop. When inflation is high, comma, cash loses its value quickly, prompting individuals and businesses to keep less cash on hand. Full stop. This results in more frequent trips to the bank oblique ATM to withdraw or deposit money, comma, metaphorically, wearing out their shoes, full stop. The term represents the time, efforts, and physical transaction cost incurred when managing money more actively to mitigate the effects of inflation. Clear? अब इसी के साथ हमें दूसरा क्या देखना है, मेन्यू कॉस्ट। और यहाँ पे मेन्यू कॉस्ट जो टर्म है, याद रखना, ये टर्म हमें किसने दी, ये टर्म हमें न्यू किनीशियन स्कूल ऑफ थॉट ने दी। और डायरेक्टली कई बार मैथ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है कि मेन्यू कॉस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद न्यू किनीशियन स्कूल ऑफ थॉट। तो ये चीज याद रखना, जब आप इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो आपको मे बी बुक्स के अंदर नहीं देखने को मिले उस पर्टिकुलर टॉपिक में कि मेन्यू कॉस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है, बट आपको पता होना चाहिए इट इज एसोसिएटेड विद न्यू किनीशियन स्कूल ऑफ थॉट। जब आप मेन्यू कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जो इन्फ्लेशन है, लेट्स से इकोनॉमी के अंदर 5% का क्या है, इन्फ्लेशन है। तो आपका जो रेस्टोरेंट ओनर है उसके पास जो भी मेन्यू बना हुआ है उसमें प्राइसेस कौन से हैं, उसमें ओल्ड प्राइसेस है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको न्यू मेन्यू लॉन्च करना पड़ेगा जिसमें प्राइसेस होंगे बेस्ड ऑन दिस 5% इन्फ्लेशन। तो न्यू मेन्यू के अंदर क्या होंगे, न्यू प्राइसेस होंगे। तो यहाँ पे जब ओल्ड प्राइसेस से ओल्ड मेन्यू को हमें न्यू मेन्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, आपको अगर अपडेट करना है अपना ओल्ड मेन्यू इनटू न्यू मेन्यू तो वहां पे कुछ एक्सपेंसेस आएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेन्यू कॉस्ट। और ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, दिस कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद न्यू किनीशियन स्कूल ऑफ थॉट। प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन। मेन्यू कॉस्ट refers to the expense and strategic adjustments businesses face in updating their prices due to expected rise in the overall price level, क्लियर? तो आप लोगों को पता चला कि मेन्यू कॉस्ट क्या है, शू लेदर कॉस्ट क्या है। और अगर मैं आपसे पूछूं मेन्यू कॉस्ट के रिगार्डिंग, अगर आप लोग मेन्यू अपडेट करो कितना ही कॉस्ट आ जाएगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमी के लेवल पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कॉस्ट नहीं आएगा। ठीक है, कॉस्ट तो आ रहा है बट बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ कॉस्ट नहीं आ रहा। दैट्स वाई जब भी हम मेन्यू कॉस्ट के बारे में बात करते हैं या शू लेदर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, हम बोलते हैं इकोनॉमी के लिए कॉस्ट है बट बहुत बड़ा अमाउंट कॉस्ट का नहीं है। तो इसको जब हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं, हम जनरली अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। लाइक वाइज जैसे आप में से काफी लोग स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग बैंक में या एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को जितना भी घर से कैश मिलता है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पैसे को विड्रॉ करते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स पे। तो जब हम उस पैसे को छोटे छोटे अमाउंट्स पे विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या पड़ी, हमें शू लेदर कॉस्ट पड़ी। अब डेली डेली रूटीन के अंदर अगर आप उस कॉस्ट को देखो, बहुत निग्लिजेंट कॉस्ट है ना। आप अपने हॉस्टल के पास किसी एटीएम में गए, पैसा विड्रॉ किया, आप शायद उस कॉस्ट को इग्नोर ही कर जाते हैं। डेली लाइफ के अंदर अगर आप देखें तो वो कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन में हमें जो भी दो कॉस्ट पड़ी, हमने क्या बोला, दे आर इनसिग्निफिकेंट फॉर द इकोनॉमी। क्लियर? तो अब हम जब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में क्या बात करते हैं, आप मेजरली अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन को देखते हैं। क्या देखते हैं, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। क्यों क्यों बिकॉज जब आप एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ
कि प्राइस लेवल 10% से बढ़ रहा है, तो मैं डिमांड करूंगी ना वेजेस भी मेरी कितनी बढ़ाओ, 10% से बढ़ाओ। या टैक्सेशन के बारे में बात की जाए, जब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है तो हम लोगों की अगर इनकम्स बढ़ेंगी तो हम नेक्स्ट टैक्स स्लैब के अंदर आ जाते हैं। तो वहां से जो पीपल है वो डिमांड करते हैं कि अब हम इस नेक्स्ट टैक्स स्लैब के अंदर आए हैं, आप हमें क्या दो, अब इस टैक्स स्लैब को आप फ्री फ्री रखिए, टैक्स फ्री रखिए। जैसे अभी आप लोग रिसेंट टाइम्स में मेट्रो स्टेशन के अंदर, मेट्रो सिटीज के अंदर सॉरी, देख रहे होंगे कि वहां पे डिमांड किया जा रहा है कि अप टू 10 लाख जो है वहां पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, उस ब्रैकेट के अंदर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज वहां पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट है इकोनॉमी के अंदर। तो जब हम इफेक्ट ऑफ अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑन रियल इनकम। नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नंबर 3 इफेक्ट ऑन आउटपुट। नंबर 4 इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये जो चीजें हैं, इसमें से काफी पोर्शन हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, इनडायरेक्टली कवर किया है हमने। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, सो दैट आप पार्टिसिपेट कर सके। और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं आपके साथ पूछूंगी, कमेंट बॉक्स में प्लीज ट्राई करिए उसका आंसर देने का। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे, इफेक्ट ऑन रियल इनकम। इफेक्ट ऑन रियल इनकम। अगर मैं आपसे नॉमिनल इनकम और रियल इनकम के बारे में क्वेश्चन करूं, नॉमिनल इनकम क्या होता है? अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये महीना है, जो 10,000 रुपये मिली वो किस में मिली, मॉनेटरी टर्म्स में मैंने देखी, तो ये जो मॉनेटरी टर्म्स में मुझे सैलरी मिल रही है, दैट इज माई नॉमिनल इनकम। ठीक है, दैट इज माई नॉमिनल इनकम। अभी जब नॉमिनल इनकम के बारे में हम बात करते हैं तो हम इसको प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट नहीं करते, बट वेयर एज रियल इनकम इज कंसर्न, हम लोग इन केस ऑफ रियल इनकम क्या करते हैं, इसको प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल इनकम को अगर मैं एम के साथ डिनोट करूंगी, ठीक है, या वाई के साथ डिनोट करूंगी, तो रियल इनकम में मैंने क्या किया, रियल इनकम में मुझे प्राइस लेवल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं डिवाइड करूंगी पी से। अब जब भी नॉमिनल इनकम के बारे में बात की जाती है, ये तो मॉनेटरी टर्म से बात होती है, लेकिन एज फार एज रियल इनकम इज कंसर्न, ये मुझे क्या बता रही है, ये मुझे परचेजिंग पावर बता रही है कि मैं कितने प्रोडक्ट्स इस इनकम से परचेज कर सकती हूँ। ये मुझे क्या बता रही है, इट टेल्स अस अबाउट द परचेजिंग पावर। तो जब प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो y अपॉन पी, जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो y अपॉन पी क्या हो जाएगा, ओवरऑल फॉल करेगा। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन दैट इज प्राइस राइज, जब भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा तो y अपॉन पी क्या करेगा, इट विल फॉल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इनकम विल फॉल इन द इकोनॉमी। रियल इनकम क्या करेगी, फॉल करेगी। तो पहला, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि इफेक्ट ऑन रियल इनकम क्या होगा जब भी इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, मेरे साथ रिपीट करना। इन्फ्लेशन हुआ, वैल्यू ऑफ मनी क्या करेगी, फॉल करेगी, परचेजिंग पावर क्या करेगी, फॉल करेगी। और परचेजिंग पावर ही क्या है, परचेजिंग पावर इज बेसिकली द रियल इनकम। तो जब भी आपसे पूछा जाए इफेक्ट ऑन रियल इनकम, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि रियल इनकम क्या करेगी, इट विल फॉल इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन द रियल इनकम ऑफ द पीपल। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नंबर 2 दैट इज इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब यहाँ पे जब हम इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक टर्म के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन फैलेसी।
ठीक है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, इन्फ्लेशन फैलेसी। पहले हम इस टर्म को डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन हम वापस से आएंगे इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ पे। पहले मैं आपको समझा देती हूँ इन्फ्लेशन पॉलिसी होता क्या है, देन डेफिनेशन नोट कर लेना। देखिए, जब हम नॉर्मली इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, जब भी हम इकोनॉमी में बोलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, तो हमने क्या बोला कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या करती है, वो फॉल करती है, परचेजिंग पावर फॉल करती है। और परचेजिंग पावर फॉल करने का मतलब है कि जितने भी लोग हैं वो सारे क्या करेंगे, वो सारे लॉस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इन्फ्लेशन पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका बायर है उनको सामान क्या मिलेगा, उनको अगर वो परचेज करते हैं तो उनको उनको एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मनी पे करने का मतलब है ये लॉस करेंगे। एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे तो इसका मतलब जो आपका बायर है वो लॉस करेगा। लेकिन अगर हम सेलर के बारे में बात करें, तो सेलर जो है वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा। और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने का मतलब होता है कि ये जो आपका सेलर है वो क्या करने वाला है, वो प्रॉफिट अर्न करने का मतलब है कि वो क्या करेगा, वो वो गेन करेगा। तो यहाँ पे आपका जो सेलर है वो गेन कर रहा है और जो बायर है वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो इन्फ्लेशन पॉलिसी हमें यही बताता है कि जब भी इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, इट्स नॉट लाइक कि हर एक बंदा क्या कर रहा है, हर एक बंदा लॉस सफर कर रहा है। यहाँ पे एक कैटेगरी पीपल की ऐसी होगी जो लॉस सफर करेगी और एक कैटेगरी पीपल की ऐसी होगी जो गेन करेगी। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस, when inflation occurs when inflation occurs, comma, the buyers of goods and services pay more pay more for what they buy, comma, but at the same time but at the same time sellers of goods and services receive more what they sell for what they sell, full stop. Thus, according to this view, on account of inflation, people lose with one hand, comma, but gains with the other. As a result, there is no net loss due to inflation. Full stop. As a result, there is no net loss due to inflation. I repeat, check कर लेना आप लोग. According to this, comma, when inflation occurs, comma, the buyers of goods and services pay more for what they buy, comma, but at the same time, sellers of goods and services receive more for what they sell, full stop. Thus, according to this view, on account of inflation, people lose with one hand, comma, but gains with the other, full stop. As a result, there is no net loss due to inflation. क्लियर, आप लोगों ने नोट किया यहाँ तक? तो ये था हमारा इन्फ्लेशन पॉलिसी। अब हम लोग यहाँ वापिस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, दैट इज इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अभी यहां से आपको ये तो समझ आ गया कि वन ग्रुप क्या करेगा, वन ग्रुप गेन करेगा और दूसरा ग्रुप क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन इस चीज को समझते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, वन ग्रुप गेन और वन ग्रुप क्या करेगा, लॉस। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लॉस करेगा और कौन सा ग्रुप गेन करेगा ये समझते हैं। एडवर्सली इफेक्ट कौन करेगा इन्फ्लेशन की वजह से, एडवर्सली इफेक्ट कौन करेगा, जिसकी रियल परचेजिंग पावर फॉल करेगी। ठीक है, ध्यान से समझना, एडवर्सली इफेक्ट वो करेगा जिसकी रियल परचेजिंग पावर फॉल करेगी, रियल परचेजिंग पावर फॉल करेगी। अगर आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट याद हो, तो फर्स्ट पॉइंट में रियल परचेजिंग पावर मैंने कैसे दिखाई थी, वाई अपॉन पी। तो इसका मतलब यहाँ पे वाई अपॉन पी फॉल करना चाहिए, तभी तो आप लोग कहेंगे कि वो एडवर्सली इफेक्ट किया। तो वाई अपॉन पी फॉल करने का मतलब क्या है कि ये जो वाई है इन्फ्लेशन, वाई क्या रहने वाला है, वाई फिक्स रहेगा। अगर आपकी अगर y फिक्स्ड होगा तो हम क्या बोलेंगे, y अपॉन पी क्या होगा, फॉल करेगा। अगर y बढ़ गया,
ठीक है, अगर आपका वाई भी जितना पी पढ़ रहा है उसी परसेंटेज से वाई भी बढ़ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तो इस बंदे को तो कोई एडवर्सली नुकसान नहीं किया ना उसने। लेकिन अगर वाई जो है वो या तो फिक्स रहे या अगर बढ़ भी रहा है तो कम बढ़े, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन्फ्लेशन का वहां पे क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। तो फर्स्टली अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा ग्रुप है जिनके पास क्या है, फिक्स्ड इनकम है, तो उस पे क्या इफेक्ट आएगा, आप बोलेंगे एडवर्स इफेक्ट होगा, बिकॉज उसकी परचेजिंग पावर क्या करेगी, फॉल करेगी। तो फिक्स्ड इनकम वाले लोगों की क्या होगी, फिक्स्ड इनकम वाले जो लोग हैं उनको इन्फ्लेशन की वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट झेलना पड़ता है। नंबर टू, अगर हम बेनिफिट्स देखें इन्फ्लेशन के, कौन कौन बेनिफिट इंजॉय करेगा, जिनकी इनकम जो वाई है फिक्स नहीं होगी, इसका मतलब जिन लोगों की फ्लेक्सिबल इनकम है, जैसे बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, प्रोड्यूसर होंगे, वो सारे क्या करेंगे, वो सारे बेनिफिट उठाएंगे, बिकॉज उनका, अगर मैं बिजनेसमैन के बारे में बात करूं या प्रोड्यूसर के बारे में बात करूं, तो उनकी इनकम जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो प्रॉफिट मार्जिन अर्न करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे बेनिफिट में हम लोग क्या देखेंगे कि इनकम कैसी होनी चाहिए, इनकम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्लियर। नंबर टू, इसी के अंदर इसी के अंदर अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम और फ्लेक्सिबल इनकम वाले पीपल पे। ठीक है, अगर दूसरे पॉइंट पे मैं बात करूं क्रेडिटर्स और डेटर्स पे, तो अगर हम इसके पॉइंट के बारे में बात करें, इससे क्लियर कट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले क्रेडिटर, जो लोग उधार दे रहे हैं, जिन लोगों ने उधार दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेट से आपको 10,000 रुपए दिए और बोला कि साल के बाद आप मुझे 10% क्या दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। लेकिन इस समय क्या हुआ, इस समय इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, इस समय इन्फ्लेशन आ गया कितना, लेट से 12% का इन्फ्लेशन आ गया। जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो उसको पैसा मिलने वाला था, पैसा जितना भी मिलने वाला था उसको 1 ईयर के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी, वो फॉल कर जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसा क्रेडिटर को वापस पे तो रिटर्न करेगा ना, जिसने उधारी ली है, तो जो पैसा उसको 1 साल के बाद मिलेगा उसकी वैल्यू कम कर जाएगी। तो बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी विल फॉल इन फ्यूचर 1 साल के बाद, तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिटर है वो क्या करेगा, वो लॉस सफर करेगा। नंबर सेकेंड, अगर हम यहाँ पे देखें तो डेटर जो है आपका, जिसने उधार लिया है, तो उसको क्या है, उसने पैसा तो यही रिटर्न किया जिस पैसे की वैल्यू 1 साल के बाद कम हो गई। तो 1 साल के बाद जिस पैसे की वैल्यू कम हो गई वो रिटर्न कर रहा है, मतलब आज की डेट पे अगर आप 10,000 रुपए में से एक टीवी परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसी 10,000 रुपए में से 1 साल के बाद आप एक टीवी परचेज नहीं कर पा रहे। लेट से टीवी परचेज करने के लिए आपको 12,000 रुपए खर्चने पड़ रहे हैं 1 साल के बाद। इसका मतलब जब 1 साल के बाद जो उधार लेने वाला था वो आपको 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसने आज के कंपैरिजन पे आपको वैल्यू ऑफ मनी कम पे की। तो ये क्या करेगा, ये गेन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये गेन करेगा, बिकॉज परचेजिंग पावर जो है हम उसको देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ मनी को देख रहे हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट इज द फिक्स्ड इनकम ग्रुप, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट इज द पेंशनर्स। ठीक है, एक फिक्स इनकम ग्रुप में मेरे को एक और पॉइंट बताना था, हम लोग वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप। देखिए, फिक्स्ड इनकम ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया, जिन जिन लोगों की फिक्स्ड इनकम होती है, जैसे सैलरीड पीपल हो गए, वो लॉस सफर करेंगे। ठीक है, लॉस सफर करेंगे। जब इन लॉस सफर करेंगे बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग इन द इकोनॉमी, लेकिन उनकी वेजेस राइज नहीं कर रही। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस है वो प्रेशराइज करती है कि कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेजेस बढ़ाई जाए। वेजेस उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती हैं जितना प्राइसेस बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉम्पनसेट करने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। अब ये जो डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को, ये पार्टली कॉम्पनसेट करता है।
क्या करता है, पार्टली कॉम्पनसेट करता है, वर्कर को फुल्ली कॉम्पनसेट नहीं करता। स्टिल हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिल जो आपका फिक्स इनकम ग्रुप है, सैलरीड पीपल है, वो लॉस सफर करता है। अब ये जो डीए वाली स्टेटमेंट है, डियरनेस अलाउंस वाली, अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में ये स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आए तो याद रखना कि डियरनेस अलाउंस आपका पार्टली कॉम्पनसेट कर रहा है। तो ध्यान रखना किस रेफरेंस में वो स्टेटमेंट डाल रहे हैं, तो आपको आंसर उस हिसाब से करना है। नंबर डी इज द पेंशनर। जब हम पेंशनर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों को पेंशन मिलती है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी फिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में आते हैं। फिक्स्ड इनकम का मतलब ये क्या करेंगे, ये लॉस सफर करेंगे और इनको भी क्या मिलता है, इनको भी कुछ डियरनेस अलाउंस मिलता है। लेकिन जब हम डियरनेस अलाउंस इनका भी देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी ये पार्टली कॉम्पनसेट होते हैं, ये फुल्ली कॉम्पनसेट नहीं होते। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द बिजनेसमैन, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर और ट्रेडर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग गेन करेंगे क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं और वेजेस उतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है। तो बिजनेसमैन जो है, प्रोड्यूसर, ट्रेडर के बारे में हम बात करें, हमने क्या देखा, हमने देखा दे गेन बिकॉज इनके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा इंक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू द वेजेस। तो तो आप लोग याद रखना, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करेंगे और एज सच ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग गेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने की देरी है। दैट इज वेल्थ होल्डर्स ऑफ कैश, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। देखिए, अगर हम बॉन्ड और डिबेंचर्स के बारे में बात करें या एफडी में जो पैसा पड़ा होता है हम सबका, वहां पे हमें क्या मिल रहा है, वहां पे वी आर अर्निंग अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम सबको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे के ऊपर। जब हमें वहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो हम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो क्या करेगा, वो फॉल कर जाएगा। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, फॉल करेगा। अब आप में से काफी लोगों को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने बोला फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली बोल रही हूँ कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग फिशर इक्वेशन यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, फिशर इक्वेशन। यहाँ पे जब हम फिशर इफेक्ट या फिशर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू आर प्लस पाई, वेयर आई इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। आर क्या है, आई हमारा क्या है, आई इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, आर इज द रियल इंटरेस्ट रेट एंड पाई इज द इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन रेट इन द इकोनॉमी। हमने बोला कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। लेट से आपने कोई बॉन्ड परचेज किया, बॉन्ड के ऊपर जो आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आई अर्न कर रहे हो वो कितना है, वो 10% है। इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी में 12% का, और हमारा जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो देखते हैं। अगर आपका आई 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस पाई, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरे पास रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, -2। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी एग्जांपल सिंप्लीफाई करती हूँ। लेट से हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या है, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी करेक्ट है बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। वी हैव आर इज इक्वल टू आई माइनस पाई, मैंने इसी को एडजस्ट किया, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मुझे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला इट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। ये फॉर्मूला तो आप सबको समझ आया। और ये फॉर्मूला हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, फिशर इफेक्ट के अंदर। जब हम इन्फ्लेशन के अंदर फिशर इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करते हैं। दिस फॉर्मूला इज नोन एज फिशर इफेक्ट। तो यहाँ पे लेट से इकोनॉमी के अंदर क्या था, आई पहले था 10% का,
और जो इन्फ्लेशन रेट था वो कितना था, 5% का इन्फ्लेशन रेट है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो मेरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, 10 - 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है जिसपे मुझे 10% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पे जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। अब हम डेटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आई दैट इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज इक्वल टू 10%। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, लेकिन आई एम एज्यूमिंग जो इन्फ्लेशन है वो कितना हो गया, वो बढ़ गया इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन हो गया आपका 7%, तो इस समय जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 10 - 7 इज इक्वल टू 3%। क्लियर, यही होगा। तो इसका मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। और एक और चीज याद रखना, ठीक है, इसको भी लिख लेना, द हाइयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जितनी ज्यादा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा उतना ज्यादा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट उतना कम क्या होगा, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज लिख लेना, मे बी कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। आई रिपीट, जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज नोट डाउन, द हाइयर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द हाइयर विल बी द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, the higher the rate of inflation, the higher will be the nominal interest rate. The higher will be the nominal interest rate, or lesser will be the real interest rate. The higher will be the nominal इंटरेस्ट रेट और लेसर क्या होगा, रियल इंटरेस्ट रेट। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला कि जब क्या हुआ, जहां बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो वहां पे आप लोग क्या अर्न कर रहे हो, यू आर अर्निंग अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बिकॉज हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, जब इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन के आने से हमारा क्या होगा, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा। इन्फ्लेशन के आने से इकोनॉमी में क्या होगा, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करेगा, रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा। मैं वापस से पॉइंट पे आ गई, दैट इज द वेल्थ होल्डर ऑफ कैश, बॉन्ड एंड डिबेंचर। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या करने वाला है, फॉल। जब रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, इसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये इंडिकेट कर रहा है एडवर्स इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट। इट डेफिनेटली रिजल्ट्स इन एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि अब आपकी जो रियल आप लोग वैल्यू अर्न करने वाले थे, अब उतना तो अर्न करोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अगर अब आपसे कोई भी पूछे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके उन्होंने डाल दिया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट। इफेक्ट ऑन आउटपुट, जब हम आउटपुट के बारे में बात करेंगे, हम लोगों ने कल की क्लास में बात की थी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, याद है। दोनों डायग्राम बनाऊंगी, पहले उससे समझाने की कोशिश करूंगी, फिर एक और डायग्राम बना के मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा वो देखने की कोशिश करेंगे। और यहां से भी क्वेश्चन आने का चांस है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे वी हैव द प्राइस, यहाँ पे वी हैव द आउटपुट। जब मैंने कल आप लोगों के साथ डायग्राम शेयर की थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, तो वहां पे आप लोगों ने क्या देखा था, जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रहे थे। कल याद है आपको। तो जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हमने बोला कि इकोनॉमी के अंदर जो आपकी डिमांड है वो राइज कर रही है। डिमांड के राइज करने से हमें दो चीजें देखने को मिली थी। नंबर वन, हम लोगों को देखने को मिला था इन केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हम लोगों को देखने को मिला था, पहले आप लोग समझ लीजिए फिर हम लोग वापस से डायग्राम पे आएंगे। इन केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला था, नंबर वन, कि प्राइस जो है वो भी इकोनॉमी में बढ़ता था, और दूसरा हमें देखने को मिला था कि जो हमारा आउटपुट है वो भी बढ़ रहा था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे बात कर रहे थे, वहां पे हमने क्या देखा था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जो हमारा कॉस्ट है, ठीक है, वो बढ़ रहा था, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही थी, और प्राइस तो बढ़ रहा था लेकिन हमारा आउटपुट जो था वो फॉल कर रहा था।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमारे पास क्या था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा था, प्राइस बढ़ रहा था लेकिन आउटपुट जो था वो फॉल कर रहा था। मैंने ये चीज आपको कल वाली क्लास में भी बताई थी। जब हम लोगों ने प्राइस राइज और आउटपुट फॉल करता हुआ देखा, तो एक जगह हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आउटपुट भी बढ़ रहा है विद द प्राइस राइज, दैट इज विद इन्फ्लेशन। आउटपुट बढ़ भी रहा है और आउटपुट फॉल भी कर रहा है। तो यहां से एक स्टेटमेंट समझ में आ रही है कि इन्फ्लेशन का कोई एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है विद द आउटपुट। तो यहाँ पे एक सर्टन रिलेशनशिप हमें देखने को नहीं मिलता विद द बिटवीन द आउटपुट एंड द इन्फ्लेशन। क्लियर? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइस राइज कर रहा है तो आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, बट प्राइस राइज कर रहा है तो आउटपुट फॉल भी कर रहा है। अब यहाँ पे जो कल हम लोगों ने क्लास की थी उसकी मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर की है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों की जो पीडीएफ थी वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। डायग्राम वहां पे है। अब यहाँ पे जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन था उसकी डायग्राम को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, आपको किनीशियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाला लेक्चर याद है? नहीं याद? वापिस से किनीशियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाले लेक्चर पे जाइए, उसका लिंक मैं पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो देख लेना। वहां पे हम तीन रेंजेस के बारे में बात करते हैं इन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। कौन कौन सी रेंजेस होती है? एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आती है, एक अपवर्ड स्लोपिंग आती है और एक वर्टिकल आती है। जब आप हॉरिजॉन्टल रेंज पे बात कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज पे बात करोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें प्राइस लेवल कांस्टेंट दिख रहा है। लेट्स से यहाँ पे प्राइस क्या है, पी नॉट। और अगर आप इस रेंज पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है, प्राइस राइज नहीं होता इस रेंज पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस रेंज पे बात करें, सेकेंड रेंज पे, तो सेकेंड रेंज में हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इस रेंज में प्राइसेस राइजिंग इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन आ रहा है। लेकिन ये जो ग्रीन वाली रेंज है, जो सेकेंड रेंज है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मॉडरेट इन्फ्लेशन है। कैसा इन्फ्लेशन है? मॉडरेट इन्फ्लेशन है। और बिकॉज इकोनॉमी में मॉडरेट इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज तो दिख रहा है। ठीक है, लेट से पी नॉट से पी वन प्राइस हुआ, पी वन प्राइस पे पहले हम वाई नॉट लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग वाई वन लेवल ऑफ आउटपुट। प्राइस और राइज हुआ, आउटपुट भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस रेंज के अंदर अगर आप नोट करेंगे प्राइस राइज तो हो रहा है बट आउटपुट भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब भी मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर देती हूँ। AD1, ठीक है, लेट्स से हियर वी हैव AD2, here we have AD3, here we have AD4। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्राइस राइज तो हो रहा है लेकिन आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो सेकेंड रेंज पे अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सेकेंड रेंज में मैं ये देख रही हूँ कि मॉडरेट इन्फ्लेशन है बट आउटपुट इज ऑल्सो राइजिंग। बट एज फार एज दिस थर्ड रेंज इज कंसर्न, यहाँ पे हमें सिर्फ इन्फ्लेशन दिखेगा, हमें आउटपुट बढ़ता हुआ नहीं दिखता। तो थर्ड रेंज पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो थर्ड रेंज पे क्या होगा, आउटपुट इज नॉट राइजिंग इन द इकोनॉमी। तो हमारा जो सेकेंड रेंज है इकोनॉमी में, वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर इकोनॉमी में मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा, अगर इकोनॉमी में क्या होगा, मॉडरेट इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें आउटपुट भी देखने को मिलता है। दिस इज द रेंज जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्या देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और जब तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं पहुंचते, इस पॉइंट पे नहीं पहुंचते जिसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाती है, तब तक हमें क्या दिख रहा है, एग्रीगेट आउटपुट भी इकोनॉमी में बढ़ रहा है और द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ रहा है। बिकॉज आपको पता है फॉर प्रोडक्शन पर्पस हमें क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए। तो दिस इज द रेंज जहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जहां पे हमें आउटपुट प्लस एम्प्लॉयमेंट दोनों का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज दिस रेंज, दैट इज रेंज 2। और रेंज 3 जिसमें मैंने वर्टिकल लाइन आपको बताई, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हमें इकोनॉमी में सिर्फ प्राइस राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम रेंज 2 पे बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ करती हूँ।
ठीक है, अगर मैं रेंज टू पे बात करूं, रेंज टू पे मुझे क्या दिख रहा है, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन प्लस आउटपुट। ठीक है, इस रेंज के अंदर मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है इन रेंज टू, मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन दिख रहा है प्लस आउटपुट राइज करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान से समझना, बिकॉज अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो नेक्स्ट पॉइंट जब हम लॉन्ग रन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जब भी, कि यहाँ पे क्या करता है, एक ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है बिटवीन द आउटपुट एंड इन्फ्लेशन। आउटपुट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या करता है, एक ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ जो सम इन्फ्लेशन है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आपको क्या करना चाहिए, इफ यू वांट हायर आउटपुट इन द इकोनॉमी। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो इस व्यू पॉइंट को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो बोलते हैं कोई भी ट्रेड ऑफ जो है इन्फ्लेशन और आउटपुट के बीच, ठीक है, या इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर। हमारे पास लॉन्ग रन के अंदर ऐसा कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं है। ये हम जब हम फिलिप्स कर्व डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट पे मैं वापस आऊंगी। ठीक है, तो इसको आप फिलिप्स कर्व के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। कल के लेक्चर में जब हम फिलिप्स कर्व डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपका था डिमांड का, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। दूसरा, जब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइसेस आर राइजिंग बट आउटपुट क्या कर रहा है, आउटपुट इज फॉलिंग। जब हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन होती है जो हमें 1970s में स्पेशली देखने को मिली, तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, स्टैगफ्लेशन। कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में हमें दो टर्म्स देखने को मिलती है, नंबर वन इज द स्टैग्नेशन एंड नंबर टू इज द इन्फ्लेशन, नंबर टू इज द इन्फ्लेशन। देखिए, स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, हमारा आउटपुट अगर ग्रो भी कर रहा है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। स्टैग्नेशन का मतलब है हमारा आउटपुट बहुत कम ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी में हमारा आउटपुट ग्रोथ जो है वो बहुत मिनिमल है। ठीक है, या तो आउटपुट ग्रोथ क्या होगी, स्टैग्नेंट होगी, या अगर आपका ग्रोथ, कई बार आउटपुट क्या होता है, फॉल भी करता है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, आउटपुट ग्रोथ स्टैग्नेंट भी हो सकती है, आउटपुट ग्रोथ फॉल भी कर सकती है। अगर इस तरीके की सिचुएशन हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगी तो हम क्या टर्म यूज करेंगे एट दैट टाइम, वी कॉल इट स्टैगफ्लेशन। क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसी सब हेडिंग के अंदर, दैट इज लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन होगा तो इकोनॉमी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमी के अंदर हमें मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है। जब हमें इकोनॉमी के अंदर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जैसे अगर हम इन्फ्लेशन के टाइम पे बात करें, हम लोग इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या देखते हैं कि जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, लॉस ऑफ वैल्यू, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ दैट मनी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अनप्रोडक्टिव एसेट्स परचेज करने की तरफ जाते हैं। हम गोल्ड परचेज करने की तरफ चले जाएंगे, हम रियल एस्टेट की तरफ चले जाएंगे, हम घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज हमें पता है जो पैसा पड़ा पड़ा हमारी अलमीराज के अंदर पड़ा हुआ है, लॉकर्स में पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर पैसा लगना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन्फ्लेशन विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ हम जाएंगे। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, नंबर फोर, दैट इज इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन लॉन्ग रन ग्रोथ। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन लॉन्ग रन ग्रोथ। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन लॉन्ग रन ग्रोथ। अब यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने डिमांड पुल वाला देखा, एग्रीगेट सप्लाई वाला, वहां पे मैंने आपको क्या बोला, वहां पे मैंने आपको बोला कि कुछ वहां पे हमें क्या दिख रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से आउटपुट भी ग्रो कर रहा है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जब भी
इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस राइज होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, तो जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट मार्जिन अर्न करेगा। बिकॉज आपका जो एंटरप्रेन्योर है, जो आपका प्रोड्यूसर है, जो आपकी कैपिटलिस्ट क्लास है, उसकी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होती है किससे, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्किंग क्लास से। तो बिकॉज ये क्लास अर्न ज्यादा कर रही है तो सेविंग्स भी इकोनॉमी में ज्यादा होंगी, इसका मतलब सेविंग ज्यादा होंगी। सेविंग ज्यादा होने का मतलब है इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब है आउटपुट ज्यादा होगा। बिकॉज आउटपुट ज्यादा है इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन आउटपुट ज्यादा होता है, एक ये व्यू है। इसी आउटपुट की, इसी पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक और व्यू है जो हमें पता होना चाहिए। दूसरा व्यू कहता है कि इस समय क्या होगा, वेजेस फॉल करेगी बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन हाई है। वेजेस फॉल करने का मतलब है कंज्यूमर गुड्स जो है वो फॉल करेंगे बिकॉज आपका जो वर्कर है उसके पास तो पैसा है नहीं, तो वो डिमांड नहीं करेगा, तो मैन्युफैक्चरर जो आपका है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा, कंज्यूमर गुड कम बनाएगा और कैपिटल गुड्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा, मशीनरी पे इन्वेस्ट करेगा। और कैपिटल गुड्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक तीसरा व्यू भी है जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि इन्फ्लेशन का इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा व्यू भी हमें पता होना चाहिए। तीसरा व्यू में हम लोग टाइटल में क्या लिखते हैं, बैड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। बैड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, अब आप मुझे बताते जाना, कमेंट बॉक्स में प्लीज एक्टिव रहिए। इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ इकोनॉमी के अंदर, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज करेगी, फॉल करेगी, वैल्यू ऑफ मनी क्या करेगी, फॉल करेगी। जब वैल्यू ऑफ मनी फॉल करेगी, मेरे पास लेट से 100 रुपए था, 100 रुपए में से मैं क्या कर रही थी, मैं 4 पैकेट ब्रेड्स परचेज कर रही थी। अब मेरे पास 100 रुपए ही है लेकिन इन्फ्लेशन आ गया। अब उसी 100 रुपए में से मैं लेट से 2 पैक्स ऑफ ब्रेड परचेज करती हूँ। अब मेरे घर पे तो रिक्वायरमेंट थी 4 पैकेट ब्रेड की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 200 रुपए खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मेरे पास अगर टोटल पैसे 200 रुपए थे जिसमें से 100 रुपए मैं ब्रेड की कंजप्शन पे यूज कर रही थी, जब मैं 4 पैक ब्रेड के ले रही थी, तो 100 रुपए तो मेरी सेविंग्स थी। 100 रुपए क्या थी, मेरी सेविंग्स थी। बट नाउ अब क्या हो गया, अब इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन मैंने क्या किया, 200 के 200 रुपए ब्रेड पे यूज कर लिए। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज मैंने क्या किया, मैंने कंजप्शन को बढ़ाया। कंजप्शन को बढ़ाने का मतलब क्या है, अब मेरी सेविंग्स कम होगी, प्लस सेविंग्स इकोनॉमी में फॉल हो गई। तो पहला व्यू पॉइंट है कि सेविंग जब भी फॉल होती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द हाउस होल्ड सेक्टर, दिस हाउस होल्ड सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सेविंग इन द इकोनॉमी। आपको पता है ना, हम हमेशा ये पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। दूसरा, जब भी हम इन्फ्लेशन को देखते हैं इकोनॉमी में, तो जो पैसा हमारे घर पे है उसको यूज करके हमने क्या किया, हमने गोल्ड ले लिया, कंस्ट्रक्शन करवा ली, हमने रियल एस्टेट पे वो पैसा लगा लिया। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये सारा अनप्रोडक्टिव यूज में हो रहा है। तो इसका मतलब इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़ नहीं रही। ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, डू नॉट ऐड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इट इज यूजलेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डू नॉट ऐड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। तीसरा, यहाँ पे जब भी इन्फ्लेशन के बारे में बात की जाती है, हम बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी है, इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी की प्रॉब्लम को ये और ज्यादा बढ़ाएगा, बिकॉज जो पैसा हमारे पास है अब उसकी तो वैल्यू नहीं रही। तो काफी सारे लोग हमें बीपीएल लाइन पे जाते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक। अब फोर्थ पॉइंट में आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन जो है इट एडवर्सली इफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्फ्लेशन एडवर्सली इफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो इंक्रीज किए,
इन्फ्लेशन की वजह से हुआ क्या, डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज किए। तो हमारी कंट्री में जब प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो ये सेम प्रोडक्ट जब बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज करने का मतलब है बाहर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, एक्सपोर्ट्स जो है वो डिस्करेज होंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इंपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इंपोर्ट हमारी कंट्री में प्राइसेस ज्यादा हैं, लेकिन इंपोर्टेड कमोडिटी का प्राइस एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक प्राइस कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे। जैसे आप चाइना की एग्जांपल लो, चाइना से जो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट आ रहा है उसका प्राइस कम है, दैट्स वाई उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट्स ग्रेटर देन हो जाएंगे एक्सपोर्ट के, और कंट्री सफर करेगी विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इंटरनेशनल इकोनॉमिक चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स देखना चाहते हो, फुल प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर उसको देख सकते हो। क्लियर, यहां तक समझ आया। तो इन्फ्लेशन का इकोनॉमी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल है दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। और ये जो पूरा क्लास का लेक्चर है ये पीडीएफ फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, और साथ ही आपको इसका लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।